निवेशकों को पैसा लगाने का, बेहतरीन शेयर चुनने का, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप ऐसे वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जब वाकई में दर्शकों को सबसे ज्यादा जरूरत है डायरेक्शन की, क्योंकि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाजार वो तेजी के मार्केट से मंदी के मार्केट में तो नहीं शिफ्ट हो गया। 20% करेक्ट हो गया, उसके बाद अब गिरेगा तो ये कहेंगे कि तेजी पूरी खत्म हो गई, मंदी चालू हो गई। क्या कहेंगे आप, इस बाजार को कैसे देखते हैं सर? अनिल जी, मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूं जी। अगर एक कंपनी है जो ऑयल इंपोर्ट करती है और अब ऑयल प्राइसेस नीचे चले गए, और जब वो कंपनी ऑयल इंपोर्ट करती थी तो बोरोइंग करती थी, लोगों से पैसे लेके ऑयल खरीदती थी। अब ऑयल प्राइसेस चूंकि नीचे चले गए, कंपनी की ऑयल इंपोर्ट बिल तकरीबन 60 से 70% कम हो गई। अब उसे लोगों से पैसे बोरो करने की जरूरत नहीं है, खुद की सेविंग्स में से ही वो ऑयल खरीद रहा है। अब इस कंपनी को आप इस तरह से मारेंगे कि अरे ऑयल प्राइस नीचे हो गई, इस कंपनी का क्या होगा, या इस कंपनी को आप सराहेंगे, खरीदेंगे कि चलो लोअर ऑयल प्राइस की वजह से अब इस कंपनी को मुनाफा होगा। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो भारत देश है। पहले हम तकरीबन $150 बिलियन खर्चा करते थे ऑयल इंपोर्ट करने में, और फिर लोगों से पैसा बोरो करते थे उसको फंड करने के लिए। आज चूंकि ऑयल प्राइसेस $120 से $28 की तरफ आ गई हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल तकरीबन आधा हो चुका है। ये $70 बिलियन की सेविंग जो भारत देश बना रहा है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगी। शायद आज के दिन में वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, शायद वो 15 दिन के बाद करेगी। तो आप कह रहे हैं कि इस समय बहुत अच्छा मौका है फिर नीलेश भाई भारतीय बाजारों में निवेश करने का, और जो लोग अभी बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो और इंतजार ना करें, इस समय पैसा लगाना शुरू कर दें। अगेन मैं एक और कहना चाहूंगा, हम सब जानते हैं कि भारत में बेटिंग सट्टेबाजी की मार्केट बहुत बड़ी है जी। कोई कहता नहीं है कि हम ये करते हैं, इलीगल भी है, बट जो हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि इलेक्शन की मार्केट हो या आईपीएल की क्रिकेट मैच हो, इसके ऊपर बहुत बड़ा सट्टा होता है। अब जब आप स्टॉक मार्केट को देखें, एंड मैं थोड़ा एग्जैजरेशन करके बात करना चाहूंगा कि 100 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए का हो जाए तो आप 90% खोते हैं, बट यही शेयर अगर 10 रुपए का वापस 100 रुपया हो जाए तो आप 900% कमाते हो। सो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे करेक्शन में आपको 1 पे 10 का भाव मिलता है। ये भाव आज तक इलेक्शन की मार्केट में या आईपीएल की मार्केट में नहीं मिलता है, और फिर भी हमारी कम नसीबी है कि जितना पैसा सट्टे के बाजार में इलेक्शन के ऊपर, आईपीएल के क्रिकेट मैच के ऊपर लगता है, उससे कहीं कम पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता है। तो अब करेक्शन में आपको 1 पे 2 का, 1 पे 3 का, 1 पे 4 का भाव मिल रहा है, इसको आप अपनाइए, इसको इस मौके को जाने मत दीजिए। लेकिन मौके को जाने न दे, ये बात तो सही है, लेकिन एक डर बहुत है लोगों में इस वक्त, और डर ये है कि दुनिया भर में क्या होगा पता नहीं, खासतौर से चीन में, क्योंकि लोग ये कहते समझ में नहीं आता कि चीन में हो क्या रहा है। खबरें पता नहीं पूरी बाहर आती है नहीं आती, उनकी इकोनॉमी का क्या हाल है, और लोग कंपेयर करते हैं 2008 के क्राइसिस से, लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस से। तो ये जो डर है, इससे कैसे बचे? अनिल जी, अगेन मैं कुछ अलग तरीके से आज बात करने की ठान के आया हूं। तो आपने भी एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा होगा जिसमें बताया था कि 8 साल की साइकिल चलती है। 92 में मार्केट गिर गया था, 2000 में 8 साल के बाद गिर गया था, 2008 में भी 8 साल के बाद गिर गया था, तो 2016 में 8 साल के बाद कैसे टिकेगा? इसे तो गिरना ही है, ये 8 साल का साइकिल है। अब मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 1992 में जिस स्टॉक से लोगों ने पैसे बनाए थे, वो कर्नाटका बॉल बेयरिंग, मजदा फाइनेंस, ऐसी कंपनीज थी। उस समय का पी रेशो 60 के ऊपर था। उस समय डेट मार्केट में से घुमा के पैसा इक्विटी मार्केट में लाया गया था, जो परमानेंट कैपिटल नहीं था।
2000 के साल में जिस स्टॉक पे पैसे बने वो पेंटा मीडिया, DSQ सॉफ्टवेयर, सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज, इस टाइप की TMT कंपनीज में थे। उस टाइम पे एवरेज PE ऑफ मार्केट 38 के आसपास था और TMT स्टॉक्स के कई स्टॉक्स तो 100 के PE पे चल रहे थे। कंपनी अपना नाम बदल देती थी XYZ फाइनेंस से XYZ इन्फोटेक और शेयर डबल हो जाता था, तब वहां पे करेक्शन हुआ। 2008 में भी अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सब स्टॉक में तेजी हुई थी और ब्रॉड मार्केट भी 35 के ऊपर चला गया था। आज 2016 में जब हम खड़े हैं तो जिस स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो HDFC बैंक है, हिंदुस्तान लीवर है, मारुति सुजुकी है। इस वक्त ब्रॉड मार्केट का पी 16 टाइम्स FY16 है और 14.5 टाइम्स FY17 है। अब लोग ये कहे कि 8 साल की साइकिल यहाँ पे आएगी, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन एंड 2016 विल ब्रेक दिस मीथ ऑफ 8 ईयर साइकिल। बिल्कुल नीलेश भाई, ये बताइए फिर ऐसे में कई सारे लोग इस बाजार में मिड कैप्स में निवेश करने के लिए उतर जाते हैं, क्या ये सही रणनीति है? और आप भी क्या ये मानते हैं कि इस समय लार्ज कैप्स में निवेश करना ज्यादा बेहतर है बनस्पत मिड कैप्स के? डेफिनेटली अगर आप देखिए तो FII की सेलिंग की वजह से मार्केट नीचे गिरा है। कुछ हद तक हमारी डोमेस्टिक रीजंस भी है, बट बल्क ऑफ द सेलिंग हैज बीन लेड बाय FII। एंड आज तक मतलब सन 2015 में अगर हम देखें तो FII की सेलिंग के सामने खाली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड खड़े थे, बाकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो उतने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। FII की सेलिंग मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा रही थी। इस वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स नीचे आ गए हैं वैल्यूएशन में, प्राइस में, और मिड कैप स्टॉक्स अभी भी लार्ज कैप्स की ऊपर के भाव पे, ऊपर के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त दो चीज चेंज हो रही है। अगर हम जनवरी 2015 का साल से शुरुआत से अब तक का देखें तो FII ने कुल मिला के 7,000 करोड़ से ज्यादा माल बेचा है, म्यूचुअल फंड ने 3800 करोड़ से ज्यादा का माल लिया है और 3200 करोड़ से ज्यादा का माल इंश्योरेंस ने लिया है। तो अब तक खाली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड FII के सामने खड़ा था, अब इंश्योरेंस कंपनीज भी हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ी हुई है। और इस वक्त लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे वैल्यू दिख रहे हैं, वैल्यूएशन वहां पे रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि ये अक्टूबर 2008 की तरह एकदम स्क्रीमिंग बाई पे पहुंच गए हैं, ये अभी फेयर वैल्यू के थोड़े नीचे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही सस्ते हो गए हैं। बट इस वक्त मतलब लार्ज कैप में निवेश करना मिड कैप में निवेश करने से अच्छा रहेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से लार्ज कैप्स आकर्षक हैं, वहां निवेश करना ज्यादा ठीक है। अच्छे करेक्शन के बाद मैं अगला सवाल लूं नीलेश भाई से, लेकिन उससे पहले बता दूं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है इस वक्त बाजार में। हालांकि अब भी सेंसेक्स 200 अंक ऊपर है, निफ्टी अब भी 60 अंक ऊपर है, लेकिन आज का हाई मैं आपको बता दूं निफ्टी का 7,398, जो 7,400 के आसपास के लेवल की हम बात कर रहे थे, लगभग उन्हीं लेवल पर पहुंचा निफ्टी और वहां से 35 अंक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है इस वक्त। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जायज भी है ऊपर के लेवल पर आना। लेकिन नीलेश भाई एक और, चूंकि आपने व्हाट्सएप मैसेजेस की बात की, आपका खुद का एक मैसेज व्हाट्सएप पे काफी चल रहा है कि नीलेश भाई ये कह रहे हैं कि बड़ा पैसा हिंदुस्तान के बाजारों में घरेलू निवेशकों का आने वाला है अगले साल 2 साल में, और उससे बाजार में बड़ी मजबूती बढ़ेगी। आपकी क्या कैलकुलेशन है, कितना पैसा आप उम्मीद कर रहे हैं बाजार में आएगा, और ऐसे में क्या FIs की इतनी बिकवाली आप हम सारे घरेलू निवेशक मिलकर झेल लेंगे? अनिल जी, वो जो व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है उसमें थोड़ी एग्जैजरेशन है, तो आपने एक मुझे मौका दिया उसको करेक्ट करने का। ये बात सही है कि आने वाले 5 सालों के अंदर घरेलू निवेशकों का पैसा स्टॉक मार्केट में काफी आएगा। इस वक्त हम जो टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड की साइज है वो तकरीबन 4 लाख करोड़ की है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर घरेलू निवेशक इससे डबल पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, और ये पेस कोई नामुमकिन नहीं है। पिछले 2 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने जितना पैसा मार्केट में लगाया है वो उसके पहले के 10 साल से ज्यादा है। तो 2 साल में हम 10 साल से ज्यादा दौड़े हैं। तो आने वाले 5 सालों में घरेलू निवेशक आज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से दुगना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाए, इसकी रीजनेबल पॉसिबिलिटीज हैं। इसका अगर मैं ब्रेकअप देखूं तो आज की तारीख में तकरीबन 90 लाख इन्वेस्टर्स हमारे साथ SIP करते हैं और 25 से 30 हजार करोड़ रुपया हर साल हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में देते हैं। बाकी कुछ हम लमसम भी बेचते हैं, तो कुल मिला के
लास्ट ईयर हमने 72,000 करोड़ रुपया इक्विटी मार्केट में लगाया था। आने वाले 5 सालों में अगर यही रेट मेंटेन किया तो 3.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में लगाएंगे। LIC तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए हर साल इक्विटी मार्केट में लगाता है, तो उनकी तरफ से 2.5 लाख करोड़ आने की उम्मीद है। जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो 2014-2015 में नेट सेलर्स रहे थे, बट हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में वो भी कुल मिला के 1 आध लाख करोड़ रुपए लगा दे। और जो सबसे बड़ा डेल्टा चेंज हो रहा है वो ये है कि आज तक हमने प्रोविडेंट फंड को स्टॉक मार्केट में निवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इस साल से उन्होंने शुरुआत की है। शुरुआत थोड़ी कमजोर रही है बिकॉज मार्केट गिर गया है, बट उनको जितना पैसा लगाना है वो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में हो सकता है। और उनके लिए ये करेक्शन एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि सस्ते भाव में अच्छा माल मिल सकता है। तो 3.5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के, 2 लाख करोड़ प्रोविडेंट फंड के, 2.5 लाख करोड़ LIC के और 1 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सब मिला के तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपया जो आज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से दुगना है वो स्टॉक मार्केट में आ सकता है। बिल्कुल, जबरदस्त कैलकुलेशन है जी हाँ। तो नीलेश जी, यही सवाल है, फिर ये पैसा लगेगा कहाँ पर? और मैं अर्निंग सीजन देख रहा था अब तक जो आया है, ये बताइए आपको कैसे लगे अब तक जो नतीजे आए हैं? IT सेक्टर तो कम से कम सब दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आ गए हैं, शुरुआत IT सेक्टर से ही करेंगे, कैसे लगे आपको नंबर्स फिर? रिजल्ट्स में एक ट्रेंड होता है कि जो अच्छे रिजल्ट है वो जल्दी आते हैं, जो बुरे रिजल्ट है वो बाद में आते हैं। तो अगर हम पूरे सेक्टर को देखें, कल सीमेंट कंपनी, एक लार्ज सीमेंट कंपनी का रिजल्ट आया, प्रॉफिट्स आर अप 39%। उसके पहले दिन एक लार्ज पेट्रोकेमिकल कंपनी का रिजल्ट आया, प्रॉफिट्स आर अप 39%। उससे पहले के दिन एक लार्ज IT कंपनी का रिजल्ट आया और वो भी मतलब इतना कोई ग्रोथ नहीं दिखा पाए थे, बट जो कमेंट्री दी और जो नंबर्स आए थे वो मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे। तो अब तक के जो नंबर आए हैं इन्होंने ये ट्रेंड जारी रखा है कि जो अच्छे रिजल्ट है वो पहले आते हैं, जो बुरे रिजल्ट है वो बाद में आएंगे। बिल्कुल, तो रिजल्ट सीजन में शुरुआत में इतना खुश होने की जरूरत है, लेकिन चूंकि आप बैंकिंग सेक्टर पर काफी अच्छी गहरी पकड़ भी रखते हैं, ये जो अब नए नियम की बात RBI कर रहा है प्रोविजनिंग के लिहाज से, NPS के लिहाज से, और उससे लेकर काफी डर बना हुआ है। 2 सवाल है, एक तो इसका क्या असर पड़ेगा बैंकिंग शेयरों पर, दूसरा सवाल है कि क्या ये PSU बैंक्स इन लेवल्स पर आ गए हैं जहां पर एक अच्छा मौका है, वैल्यू है खरीदारी करने का? क्योंकि हम देख रहे थे कि HDFC बैंक के मार्केट कैप के बराबर सारे PSU बैंक्स का मार्केट कैप हो गया है। डेफिनेटली अनिल जी, एक तो RBI की सराहना करनी चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। जब मार्केट को कुछ समझ में नहीं आता है, जब अनसर्टेनिटी रहती है, नॉन ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो वर्स्ट चीज वो प्राइस करता है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। बट ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है, उसके सामने क्या सिक्योरिटी मिली है, उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो लोगों ने जो PSU बैंकिंग स्टॉक है उनकी धुलाई कर दी है। और एक ऐसा रिडिकुलस समय आ गया है कि एक बैंक जिसकी 4,000-5,000 ब्रांचेस है वो एक ब्रोकरेज कंपनी से लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। ये सारी बैंक अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही है। सारी PSU बैंक जो मिला के 75% ऑफ इंडियन बैंकिंग बैलेंस शीट चला रही है, उनकी मार्केट कैप इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक की मार्केट कैप से कम हो गई है। तो मार्केट को जो चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपके पास कितनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उसके सामने क्या सिक्योरिटी है, और आप किस तरह से इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सॉल्व करने वाले हैं। ये नए बैंकरप्सी कोड की वजह से, नए SDR की वजह से क्या आप अपनी रिकवरी कर पाएंगे? क्या वो प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी से पैसे साइफन ऑफ किए हैं उनके पास से जाके आप पैसा वसूल कर पाएंगे? ये जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी वैसे वैसे PSU बैंकिंग स्टॉक के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्रिटिकल चीज ट्रांसपेरेंसी है। बिल्कुल। नीलेश भाई, जो अगला बड़ा इवेंट जिस पर बाजार की नजर है वो बजट है, अगले महीने आने वाला है। और पहले आपने कवायद करी है सरकार से कि गोल्ड बॉन्ड्स लाने चाहिए, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम्स लानी चाहिए, और सरकार ने वैसा किया भी है। ये बताइए इस बार आपकी वित्त मंत्री से क्या सिफारिश होगी, क्या करना चाहिए? एक तो वित्त मंत्री जी को एक बड़ी कुशल बैलेंसिंग करनी है। उन्हें अपना सारा अनुभव इस दांव पे लगाना है
कि एक तरफ उन्होंने मार्केट को कहा था कि हम 3.5% फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी टारगेट करेंगे सन 2017 के लिए। उसके साथ साथ उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा प्रोवाइड करना है 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनके साथ साथ उन्हें कुछ पैसा प्रोवाइड करना है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि ग्रोथ बरकरार रहे। तो उन्हें बहुत कुशल तरीके से दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करना है, एक पैसा दे खर्चे के लिए, एक पैसा दे इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरा पैसा रेज करे विदाउट डिस्टर्बिंग दिस 3.5% टारगेट। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी फिनेंस मिनिस्टर से कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, कहीं लैंड है, कहीं टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है, कहीं कोल माइंस है, आप उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करें रादर देन इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन ऑन कॉमन मैन। तो अगर आप अपने असेट्स को मोनेटाइज करके ये 1 लाख करोड़ जो 7th पे कमीशन के लिए देना है या इन्वेस्टमेंट के लिए देना है, अगर आप असेट मोनेटाइज करके उसको फंड कर पाए तो मेरे हिसाब से इस बजट को लोग बहुत सराहेंगे। बिल्कुल, तो ये बजट से उम्मीद है। लेकिन नीलेश भाई, चूंकि आपकी राय बाजार में अच्छे शेयरों को चुनने की है, मैं जानना ये चाहता हूं कि किस तरह के सेक्टर्स का चयन किया जाए इस वक्त। क्या ऐसे सेक्टर्स जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं उनमें पैसा लगाना ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर आप कुछ और स्टोरीज और थीम्स देख रहे हैं इस वक्त निवेश के लिए? इस वक्त लार्ज कैप पूरा का पूरा मतलब मोटा मोटा सारे लार्ज कैप स्टॉक्स काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। अगेन मेरी कैवियट यही है, ये एकदम सस्ते दाम पे नहीं मिल रहे हैं बट रीजनेबल दाम पे मिल रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह हमारा इकोनॉमिक माहौल है, ये एक्सपेक्टेशन करनी थोड़ी गलत होगी कि मार्केट यहाँ से एकदम सस्ता हो जाएगा। अपने को यहीं से निवेश करना चालू करना पड़ेगा। एसआईपी के थ्रू, रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप निवेश करें तो वो बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज है कि किस थीम को पकड़ा जाए। तो जैसे आपने अनिल जी कहा कि घरेलू थीम बढ़िया रहेगी। इस वक्त ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर डाउट है, हमारा रुपया बाकी सब करेंसीज के सामने काफी स्ट्रांग रहा है और उस वजह से हमें जो एक्सपोर्ट पे बेनिफिट मिलना चाहिए वो शायद कम मिलेगा। तो इस वक्त जो घरेलू थीम है, जैसे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा आएगा, अगर 25,000 करोड़ आप टैक्स का काट भी ले तो उनकी जेब में 75,000 करोड़ रहेगा। वो जाके जो खर्चा करेंगे, जिस क्षेत्र में ये 75,000 करोड़ का खर्चा होगा वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। तो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज है, या ये लोग जाके अगर अपने घर खरीदेंगे तो सीमेंट एंड होम मटेरियल्स कंपनी है। ये टाइप की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड कंपनीज है उसमें निवेश करने में फायदा होगा। सर शुक्रिया आपका आज फिर से सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए, और बाजार में वो जो कॉन्फिडेंस है, जो जरूरत है जिस कॉन्फिडेंस की, उसको वापस से देने के लिए धन्यवाद आपका। आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ एक मैं हेमंत बोल रहा हूँ, सॉरी अनिल जी, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा। जी जी जरूर। ये एक बहुत अच्छा कोट आज सुबह मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में है, बट मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये आपके टीवी पे मैं बोल सकूं। जी, ये कोट है होवर्ड मार्क्स करके एक गुरु का। उन्होंने कहा है कि ऑन वॉल स्ट्रीट टुडे न्यूज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट सेंट द स्टॉक मार्केट अप, बट देन द एक्सपेक्टेशन दैट दिस रेट्स वुड बी इन्फ्लेशनरी ब्रॉट द स्टॉक मार्केट डाउन until the realization that lower rates might stimulate the sluggish economy pulled the stock market up before it ultimately went down because lower interest rate might end up lead to reimposition of higher interest rates. बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत कुशल तरीके से मार्केट की साइकिल को बताया है। मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होने का, अपना काम है उस नीचे मार्केट में पैसे बनाने का, भाई सही तरह से निवेश करके। बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव और कंफ्यूजन और एक ही खबर को 2 अलग अलग तरीके से पढ़ना, समझना और उस पर रिएक्शन करना, ये मार्केट की इस वक्त की सेंटीमेंट है। ये बताने की कोशिश की नीलेश भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन